जरा सोचो, पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भर चुकी हो और एक छोटा सा बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, बहन और पूरी फैमिली को मरते हुए देखे। और 28 साल बाद वही वायरस एक नए बच्चे को अपनी माँ की जान बचाने के लिए हजारों ज़ॉम्बी से लड़ने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है, बल्कि एक माँ और बेटे की कहानी है, जिसकी एंडिंग आपकी उम्मीद से बहुत अलग होगी। स्कॉटलैंड के एक नए आइलैंड में जिमी अपनी बहनों और बाकी बच्चों के साथ टीवी देख रहा था कि अचानक बाहर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और एक औरत दरवाजा बंद कर देती है। वो उन बच्चों को रूम से बाहर जाने से मना करती है। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उन्हें घर के बाहर चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जिमी दरवाजे की तरफ जाने ही लगता है कि अचानक दरवाजा हिलना शुरू कर देता है और उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। वो पहले तो उन बच्चों पर हमला करते हैं, फिर तेजी से उन्हें खाने लगते हैं। जिमी तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और किसी तरह वो ज़ॉम्बीज को नजर नहीं आता। जिमी यहाँ से भागने के सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो ऊपर जाता है ताकि अपनी मोम को ढूंढ सके और उसी वक्त उसे अपनी मोम नजर आती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया था। जैसे ही वो घर के चारों तरफ दौड़ता है, वो सब लोगों को इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज में बदलते हुए देखता रहता है। वो बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर तो और भी ज़ॉम्बीज थे, तो जिमी अपने पापा को ढूंढने और उनकी मदद मांगने के लिए चर्च की तरफ भाग जाता है। जिमी के पापा तो चर्च के एक फादर थे और उन्हें लगता है कि जजमेंट का दिन आ गया है और इसी वजह से हर जगह ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। वो जिमी को अपना गोल्ड क्रॉस देती हैं और उसे विश्वास रखने का बोलती हैं। उसी पल इन्फेक्टेड लोग खिड़कियों से अंदर घुस आते हैं और जिमी वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पापा वहीं रुक गए थे। सब इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। ये सब अफरा तफरी रेज वायरस की वजह से हुई है। अब इसके 28 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ जिंदा बचे लोगों की एक कम्युनिटी एक आइसोलेटेड लैंड में रह रहे हैं, जो कि एक सेफ जगह पर है क्योंकि ये मेन लैंड से एक अलग पानी के बीचों बीच मौजूद है। ज़ॉम्बीज यहाँ तक नहीं आ पाए। आज स्पाइक नाम के एक बच्चे को सिखाया जाएगा कि उसे अपनी लाइफ में ज़ॉम्बीज कैसे मारने हैं। उसके पापा जेमी नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी बीमार पत्नी ईसा के बेडरूम में गिरने की आवाज सुनता है तो अपना काम रोक देता है। दोनों तेजी से उसे देखने जाते हैं। स्पाइक की माँ को जब पता चलता है कि स्पाइक आज ट्रेनिंग पर जाएगा तो वो घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड से बहस करके कुछ देर बाद शांत हो जाती है। दरअसल उसे मेमोरी लॉस की बीमारी है, तो अक्सर उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। किचन में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे एक बिल्कुल नया तीर कमान देता है। सैम इनका पड़ोसी है और जेमी के साथ भी उसकी खूब बनती है। शहर से बाहर जाते वक्त हर कोई स्पाइक के लिए खुश होता है और सब उसे चेयर कर रहे होते हैं। निकलते वक्त जेनी उसे नियम याद दिलाती है। वो बताती है कि शहर की तरफ जाने वाले हर इंसान की वापसी की हम दुआ करते हैं, लेकिन अगर कोई वापस ना लौटे तो जहाँ से कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। आज से पहले भी काफी लोग शहर की तरफ अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस आइसोलेटेड आइलैंड और मेनलैंड को एक ऐसा रास्ता जोड़ता है जो अक्सर पानी में डूब जाता है। इसी वजह से आज तक कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ नहीं आ पाया। अब ये दोनों उसी रास्ते से मेनलैंड की तरफ बढ़ती हैं। जेमी पुराने दिनों की बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है, लेकिन स्पाइक विश्वास नहीं कर पाता कि लोग समुद्र से इतनी दूर कैसे रह सकते हैं। अब वो पुल पार करके एक जंगल तक पहुँच गए थे और वो दोनों हर वक्त चौकन्ने थे। आखिरकार उन्हें जमीन पर रेंगता हुआ एक बहुत ही स्लो ज़ॉम्बी दिखता है। जब वो कुछ कीड़े खाने के लिए रुकता है तो स्पाइक अपना धनुष तैयार करके एक तीर चलाता है, जो उस इन्फेक्टेड जीव की गर्दन पर जा लगता है। एक और ज़ॉम्बी पीछे से उनके पास आ चुका था। जेमी उसे भी तीर से मार देता है, जिस आवाज से और भी ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और जेमी एक और ज़ॉम्बी को भी मार गिराता है। लेकिन स्पाइक उस आखिरी वाले को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ खूबसूरत जानवर देखते हैं। आखिरकार उन्हें एक सुनसान सा घर मिलता है, जहाँ एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था। उसका सर ढका हुआ था और उसकी पीठ पे भी कुछ लिखा हुआ था। जेमी अंदाजा लगाता है कि किसी ने उसे एक इंसान के रूप में कैद किया था और उसे चारा बनाकर छोड़ दिया था, लेकिन फिर ज़ॉम्बीज ने इस पर हमला करके इसे भी इन्फेक्टेड बना दिया। वो चाहता है कि स्पाइक उसे मार दे, लेकिन स्पाइक ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी तेजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। उसी दौरान पैनिक होकर स्पाइक तीर चला देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। इस सब के बाद वो घूमते रहते हैं और जमीन पर आधे खाए हुए जानवर उन्हें नजर आते हैं। स्पाइक ऊपर देखता है और एक जानवर के सर और रीढ़ की हड्डी को पेड़ पर फंसा हुआ पाता है। आज पहली बार जेमी थोड़ा परेशान दिखता है क्योंकि किसी भी जानवर का ये हाल सिर्फ एक अल्फा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ही कर सकता था। दरअसल अल्फा ज़ॉम्बी सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज में से एक होता है और अब जेमी अपने बेटे को तेजी से चलने और आवाज ना करने को कहता है और यही से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है।
है क्योंकि आगे सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि एक माँ की जिंदगी का फैसला होने वाला है। चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुंच गए थे और उन्हें अल्फा लीडर ज़ॉम्बीज दिख जाते हैं। वो दोनों तेजी से जंगल की तरफ वापस दौड़ते हैं और आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हैं। जेमी अब अपने बेटे को चलते हुए निशाना लगाना सिखाता है। उन्हें जो भी ज़ॉम्बी दिखता है वो उसे मार गिराते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो उसी घर में दोबारा पहुंचते हैं। आखिरकार उन्हें ऊपर छत का एंट्रेंस डोर मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उन्हें देख पाएं, वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। घंटे बीतते हैं और दोनों बाहर देखते रहते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बीज उस एरिया से नहीं जाते। जेमी अपने बेटे को समझाता है कि अल्फा बड़े और ज्यादा होशियार ज़ॉम्बीज हैं। उनमें से एक को मारने के लिए भी बहुत सारे तीरों की जरूरत पड़ेगी। वो बताता है कि उनके पास तीर बहुत कम है, इसीलिए उन्हें इंतजार करना होगा। स्पाइक खुद को कसूरवार महसूस करता है। वो सोचता है कि उसने कुछ निशाने जल्दबाजी में लगाए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन जेमी उसे यकीन दिलाता है कि अपनी पहली कोशिश के हिसाब से स्पाइक ने बहुत ही बेहतर निशाने लगाए थे। जब रात हुई वो एक आदमी को लाइट के साथ देखते हैं और जेमी समझता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। दूसरी तरफ वो आग देखते हैं और स्पाइक उसके बारे में क्यूरियस होता है, लेकिन जेमी अब बात पलट देता है। जब स्पाइक सो गया था तो उसे अपनी माँ के डूबने और भूकंप के आने का बहुत बुरा सपना आता है। जेमी उसे जगाता है क्योंकि घर हिल रहा था और उन्हें बाहर निकलना होगा। दोनों तेजी से बाहर भागते हैं और छत गिरने से ठीक पहले उस जगह से निकल जाते हैं। जेमी और स्पाइक जितना तेज हो सके उतना तेज घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। पानी की लहर ने पुल को ढक दिया था, लेकिन क्योंकि पानी ज्यादा गहरा नहीं था इसलिए वो इसे पार कर सकते थे। अचानक एक चिड़ियों का झुंड ऊपर से उड़ता है और अल्फा ज़ॉम्बी उस पुल पर दिखता है। वो उन दोनों के पीछे आ रहा था और स्पाइक भी पानी में फिसल रहा था, लेकिन जेमी उसकी मदद कर देता है और साथ में वो इतना तेज दौड़ते हैं कि जमीन पर वापस आ जाते हैं। जेमी फिर चिल्लाता है और दरवाजे पे गार्ड्स को चेतावनी देने के लिए सीटी बजाता है। गार्ड्स अल्फा को ढूंढने के लिए लाइट ऑन करते हैं और उस पर तीर चलाते हैं ताकि वो गिर जाए, लेकिन वो ज़ॉम्बी तेजी से ठीक हो रहा था तो अगला तीर आग लगाकर चलाया जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं मर गया और जेमी अपने बेटे को दरवाजे तक खींचकर ले जाता है। जेनी उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए इंतजार करवाती है ताकि वो पक्का कर सके कि ये दोनों ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं हैं, और फिर वो इन्हें अंदर आने देती है। बाद में एक पार्टी में हर कोई स्पाइक की वापसी और उसके पहले शिकार का जश्न मनाता है, जहां जेमी खुशी में सबको पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन स्पाइक इतना सब के बाद मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और आखिरकार स्पाइक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उल्टी करने के लिए बाहर भागता है और उसी पल वो जेमी को एक दूसरी औरत के साथ बाहर देखता है। वो अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत दुखी हो गया था। अब स्पाइक घर जाता है जहाँ सैम सोई हुई ईसा की देखभाल कर रहा था। अपनी एडवेंचर के बारे में बताने के बाद स्पाइक सैम से उस आग के बारे में पूछता है जो उसने देखी थी। सैम बताता है कि वो तो डॉक्टर केल्सन है, लेकिन कहता है कि जेमी ने उसके बारे में बात करने से मना कर दिया था और ये कहते ही वो चुप हो जाता है। अगली सुबह ईसा बहुत भयंकर सर दर्द से जागती है और दवा मंगवाती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता था कि दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी। फिर जेमी भी वापस आ जाता है और स्पाइक उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो कमरे से चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक जेमी से पूछता है कि उसने ईसा को बचाने के लिए डॉक्टर केल्सन को क्यों नहीं बुलाया। जेमी समझाता है कि केल्सन बहुत पहले ही पागल हो गया था और वो कहानी सुनाता है कि 15 साल पहले जब उन्होंने उसे मिलने की कोशिश की कि तब आखिर क्या हुआ था। जहाँ शिकार करने वालों का एक ग्रुप जिसमें जेमी भी शामिल था, उन्होंने जमीन पर हजारों लाशों को ढूंढा जो एक बड़ी आग के चारों तरफ सफाई से लाइन में लगी हुई थी। तब डॉक्टर केल्सन उन लाशों को आग तक घसीट कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था और जब उसने इस ग्रुप को देखकर हाथ हिलाया, इसका ग्रुप डर के मारे वहाँ से भाग गया था। स्पाइक जोर देता है कि ईसा को मदद की जरूरत है और अपने पापा को अफेयर चलाने पर बुरा भला कहता है, जिस पे जेमी उसे थप्पड़ मार देता है, पर वो फौरन पछताता है। जेमी के उसको समझाने पर स्पाइक एक चाकू निकालकर जेमी को धमकी देता है, लेकिन जेमी आसानी से चाकू खींच लेता है। अब जेमी और चीजें खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो स्पाइक को उसका चाकू वापस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्पाइक सबसे छुपते हुए ईसा को डॉक्टर केल्सन तक ले जाने के लिए पुल की तरफ बढ़ता है। जब ईसा को एहसास होता है कि वो कहाँ है तो वो घबरा जाती है और जेमी यानी अपने पति को बुलाती रहती है, जहाँ स्पाइक उसे शांत करता है और यकीन दिलाता है कि एक डॉक्टर उसकी मदद करेगा। पूरा दिन चलने के बाद वो रात बिताने के लिए एक इमारत ढूंढते हैं। ईसा नजर रखते हुए बोर हो जाती है और स्पाइक को जगाती है ताकि उसे कहानियां सुनाए। कहती है कि स्पाइक उसके पिता जैसा दिखता है। जैसे जैसे बातचीत चल रही थी, ईसा स्पाइक को डैड बुलाना शुरू कर देती है। वो उसे सोने को कहता है और चारों तरफ नजर रखता है। बदकिस्मती से स्पाइक थका हुआ था और आखिर में वो भी सो जाता है। जिस दौरान एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी इमारत में घुस चुका था, वो स्पाइक के शूलेसेस खाने की कोशिश करता है और जब उसे एहसास होता है कि वो कीड़ा नहीं है तो वो उन्हें थूक देता है। फिर वो स्पाइक के चेहरे के पास आता है, लेकिन जब वो काटने वाला था तो कोई उसे पीछे से खींच लेता है। स्पाइक जागता है और उसे लगता है कि उसने कोई
बुरा सपना देखा था, लेकिन इन्फेक्टेड की डेड बॉडी पास ही पड़ी थी और हमें पता चलता है कि ईसा ने ही उसे मारा था। इसी बीच सैनिकों के एक ग्रुप का पीछा करते हुए ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं। वो काफी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन कई सैनिक भी घायल हो गए थे और इनके पास गोलियां भी नहीं बची थी। जल्द ही ज़ॉम्बीज भी उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। दूसरे सैनिक अब मजबूर होकर अपने ही साथियों पर गोलियां चला देते हैं और सिर्फ 3 लोग वहां से बच निकलते हैं। वो एक टनल तक पहुंचते हैं जहां उन पर अल्फा ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वो एक सैनिक को पकड़ता है और रीढ़ की हड्डी के साथ उसका सर उखाड़ देता है, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे आदमियों को गिराने के लिए करता है। तीसरा सैनिक दरवाजे पर था और वो ज़ॉम्बीज पर गोली चलाता है। फिर वो टनल से भाग जाते हैं। ईसा और स्पाइक थकावट के बावजूद अपना सफर जारी रखे हुए थे, जहाँ ईसा की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसकी महक से एक इन्फेक्टेड आकर्षित हो गया था, लेकिन स्पाइक उसे तीर से मार देता है। जल्द ही और भी इन्फेक्टेड आते हैं और ये दोनों तेजी से दौड़ते हैं। स्पाइक हर बार जब भी कोई ज़ॉम्बी करीब आता है उस पर तीर चला देता है। आखिरकार वो एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने में कामयाब होते हैं। कमरा धुएं से भरा हुआ था, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए अंदर आते हैं। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे और वो उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन उसी पल छत की खिड़की खुलती है और एक सैनिक इन दोनों को छुपने को कहता है, जिसके बाद वो इन्फेक्टेड पे गोली चलाता है और धुएं की वजह से वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। आग सभी ज़ॉम्बीज को जला देती है। ईसा और स्पाइक अच्छी तरह से छुपे हुए थे और उन्हें चोट नहीं लगती। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इमारत से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ईसा उल्टी करती है और सर दर्द से रोने लगती है। आखिर में एरिक उनके साथ जाने का फैसला करता है। उस सफर के दौरान ईसा को उठाने के लिए खुद को पेश करता है। कुछ घंटों बाद वो रुकते हैं ताकि ब्रेक ले सके और कुछ खा सके। एरिक अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी बैटरी नहीं थी। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था। एरिक उसे समझाता है कि ये कैसे काम करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाता है। उसी पर बैटरी भी खत्म हो जाती है और एरिक फोन फेंक देता है। फिर वो चलना शुरू करते हैं। जब ईसा को आवाज सुनाई देती है तो वो लड़कों को पीछे छोड़ देती है। वो ट्रेन के डब्बे के अंदर एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी औरत को देखकर दंग रह जाती है। शुरुआत में तो वो ज़ॉम्बी औरत अग्रेसिव होती है, लेकिन ईसा दिखाती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और उसके बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। जब लड़के पहुंचते हैं तो ईसा स्पाइक से नाल काटने को कहती है और बच्चे को पानी से साफ करती है। जब ज़ॉम्बी औरत और अग्रेसिव होती है तो एरिक तुरंत उसे गोली मार देता है। एरिक तो बच्चे को भी मारना चाहता था, लेकिन स्पाइक और ईसा उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। जब एरिक फिर भी गोली चलाने ही वाला था तो एक ज़ॉम्बी का हाथ छत से पहुंचता है और उसे बाहर खींच लेता है। फिर ज़ॉम्बी अंदर कूदता है। उसके हाथों में एरिक का सर था। जब वो मरी हुई ज़ॉम्बी को देखता है तो वो गुस्से में आकर ईसा और स्पाइक का पीछा करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो दौड़ते हैं स्पाइक तीर चलाता रहता है, जिसे अल्फा ज़ॉम्बी को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कम से कम उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। जल्द ही स्पाइक, ईसा और बच्चा ट्रेन से उतरने में कामयाब हो जाते हैं और अल्फा भी पीछा जारी रखने के लिए ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन अब डॉक्टर कैल्सन आ गया था और वो एक ही बेहोशी के इंजेक्शन से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद कैल्सन अपने बारे में बताता है। कैल्सन समझाता है कि वो अपने शरीर को आयोडीन से ढक कर रखता है, क्योंकि ये उसे वायरस से बचाने में मदद देता है। स्पाइक डॉक्टर से अपनी माँ की मदद करने को कहता है, जहाँ कैल्सन भी उन्हें अपने साथ बोन टेम्पल में ले गया था, जो कि एक मंदिर जैसी जगह है जिसे उसने मरे हुए लोगों को याद करने के लिए बनाया था। हजारों हड्डियां पिलर्स में बंधी हुई हैं और खोपड़ियां एक टावर बनाने के लिए इकट्ठा की गई हैं। कैल्सन ने इंसानों और इन्फेक्टेड दोनों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसकी नजर में सबकी खोपड़ियां एक जैसी ही थी। अब एरिक का सर आग में फेंक दिया जाता है और एक बार सारा मांस जल जाने के बाद कैल्सन उस खोपड़ी को धोकर स्पाइक को उसे टावर में जोड़ने को कहता है। उसके बाद कैल्सन बच्चे की कहानी सुनकर इस रिजल्ट पर निकलता है कि उसे प्लेसेंटा ने इन्फेक्शन से बचाए रखा था और वो ईसा पर कई टेस्ट करके बताता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है, जिस पर ईसा रोती है और स्पाइक घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो अब अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी और भी वीडियोस आप तक पहुँच सके। अब ईसा अपने बेटे को रिलैक्स करती है कि उसे कैंसर का ही शक था। स्पाइक की आंखों से बचकर ईसा कैल्सन को दया के लिए अपनी सहमति दिखाने का एक इशारा करती है। ईसा अपनी तकलीफ से आजादी हासिल करना चाहती थी। फिर ईसा बच्चे को स्पाइक की बाहों में रखती है और कैल्सन के साथ जंगल की तरफ जाती है, जहाँ उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। स्पाइक अपनी माँ के साथ सभी खुशगवार यादों के बारे में सोचता है, जब तक कैल्सन ईसा की साफ खोपड़ी के साथ वापस नहीं आता। डॉक्टर को बच्चा देने के बाद स्पाइक टावर पर चढ़ जाता है और ईसा की खोपड़ी को सबसे ऊपर रख देता है। सुबह होते ही एक अल्फा ज़ॉम्बी मैदान पर दौड़ते हुए दिखता है, तो कैल्सन बच्चों को एक गुप्त गड्ढे में धकेल देता है, जिसे उसने सुरक्षा के लिए बनाया था। वो उन्हें ढूंढकर उन पर दौड़ता है। कैल्सन और स्पाइक दोनों छुप जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी लकड़ी को तोड़कर कैल्सन का गला पकड़ता है, उसे हिलाता है। इससे पहले
कि वो उसका गला घोटना शुरू करे। स्पाइक डॉक्टर की बेहोशी वाला इंजेक्शन ज़ॉम्बी की बाजू में लगा देता है, जिसे वो तुरंत सो जाता है और कैल्सन को बचा लेता है। उसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्चे के साथ शहर वापस जाता है। वो उसका नाम ईसा रखता है और जेनी को मिलने के लिए दरवाजे के बाहर एक नोट के साथ छोड़ देता है। नोट जेमी तक पहुंच चुका था, जिसे पढ़कर उसे पता लगता है कि स्पाइक चला गया है। साथ साथ नोट ने ये भी लिखा था कि कैल्सन पागल नहीं है और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। बीते हैं जेमी अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से बाहर दौड़ता है, लेकिन पानी की लहरें बहुत ऊंची थी और वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। 28 दिन बाद स्पाइक एक जगह पर घूम रहा है और जिन जानवरों का वो शिकार करता था उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता है। और जब एक ज़ॉम्बी उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो उस अल्फा ज़ॉम्बी को भी एक शॉट में मार देता है। अब और ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे तो स्पाइक को भागना पड़ता है, लेकिन सड़क एक बड़ी पत्थर की दीवार से बंद थी। खुशकिस्मती से सिर्फ एक ज़ॉम्बी उसे वहाँ ढूंढ पाता है और स्पाइक उसे भी मार देता है। अब स्पाइक को एक सीटी की आवाज आई और उसे जिमी दिखाई दिया। ये वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वो स्पाइक की तीरंदाजी को देख के कहता है कि तुम कमाल के बंदे हो, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे। फिर वो उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए और इस टीम ने बड़े खतरनाक तरीके से उन ज़ॉम्बीज की जान ले ली। ज़ॉम्बीज को तो ये मजाक में ही मार रहे थे, जैसे ये इनका रोज का काम हो। आखिर में जिमी स्पाइक को कहता है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए, जिसमें स्पाइक उनकी गैंग को ज्वाइन कर लेता है और इसी सीन पे जब मूवी एंड हो जाती है।